अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मेहरान बैंक स्कैंडल ने पूरे मुल्क को हिला के रखा हुआ है, पूरे मुल्क की सियासत को हिला के रखा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं यूनुस हबीब साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची में शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, निहाल हाशमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और मोहतरम इकराम सहगल साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं। यूनुस हबीब साहब, सब अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि जिसने आपसे पैसे लिए हैं उसने तो ये बात लीक नहीं करनी, आईएसआई की मत नहीं मारी गई कि वो ये बात लीक करे। आपके ख्याल में ये लीक किसने किया? कौन सी बात? ये पैसे लेने वाली, लेन देन वाली नहीं, सारी नहीं, ये पैसे की बात कोई ने लीक नहीं की है। ये जो अपने असगर खान साहब ने अपनी अपील दाखिल की है 1994 में, फिर 96 में चला, फिर 99 में इनका फैसला रिजर्व हो गया। वो फिर यहाँ पे अपने माशाल्लाह अपने क्या नाम चौधरी इफ्तिखार साहब और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो उठाया है हियरिंग के लिए, तो उस टाइम पे जनरल बेग और मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी ने स्टेटमेंट दाखिल किए थे, जिसमें उस स्टेटमेंट में सर्टेन पेमेंट इन्होंने शो की थी कि हमने पॉलिटिशियनों को दिया था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कॉल किया टू वेरीफाई दिस सच। अच्छा, आप उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं क्योंकि इस पूरे केस को मैं अभी तक मैं नहीं जानता पूरी तरह, मुझे ये बताएं कि खुफिया इदारों ने आपका इंतखाब क्यों किया रिश्वत देने के लिए? देखिए ना, इन लोगों ने मेरा इंतखाब जो किया था वो कोई रिश्वत देने के लिए बात नहीं की थी। मुझे तो इन्होंने कहा था प्रेसिडेंट साहब ने कि वी नीड द फंड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। और मेरी जो जनरल बेग साहब से मेरी दोस्ती थी सिंस लास्ट 1978 से, व्हेन ही वाज ए ब्रिगेडियर। अच्छा, तो आपने, यानी आपको उन्होंने सिर्फ कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में दे दें, आपको ये नहीं पता था कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता था सर। आपको किस वक्त पता चला कि आपने मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को, बाकी जिन लोगों के आपके नाम हैं, इनको आपने पैसे देने हैं? देखिए, नवाज शरीफ की जो है बात ये है कि एक तो इनको 35 लाख रुपया जो हबीब बैंक के गेट स्कैंडल में दिए गए थे थ्रू आईएसआई ने, दूसरी दफा जो दिए गए, एक दफा 25 लाख और एक दफा 35 लाख इन द ईयर 1993 व्हेन द मेहरान बैंक वाज फॉर्म्ड। ये पैसे मैंने इनको दिए थे। इसमें 25 लाख रुपया अपने आसिफ जमशेद शाह ने दिए थे, अपने हाथ से मैंने इनको भिजवाया था, और 35 लाख रुपया मैंने दिया था। अब इसको जो रेफर करेंगे आप, इनकी गुफ्तगू आरिफ निजामी की, ये जो समा टीवी में इन्होंने 8-10 दिन पहले दी थी, तो इसमें इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने मेरे पास कबूल किया था कि मुझे पैसे मिले हैं, मगर ये पैसे इतने बहुत ही कम मिले हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो ये भी कहा था, मैं आपको एग्जैक्ट कोट कर दूं, 5 मई 1994 को, कि आपने करोड़ों रुपया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और जनाब आसिफ अली जरदारी को भी दिया मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। ये उम्मत अखबार ने 5 मई को आपके हवाले से खबर शायी की। मैं बात को आप कह रहा हूँ ना कि मेरे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट लिया नहीं गया है कि मैंने इतने पैसे पीपल्स पार्टी को दिए या कुछ किया है। अच्छा, शेरपाव साहब को दिए थे? ये तो एक छोटी बैंक थी, मेहरान बैंक इतनी बड़ी बैंक तो नहीं थी कि जिसमें मैं करोड़ ऑफ रुपीस डाल सकता हूँ। हाँ, ये 2-5-10 करोड़ रुपए तो 2-5 करोड़ रुपए तो बात अलग है, वही 100-200 करोड़ रुपए तो मैं नहीं खर्च कर सकता। राइट, तो इसका मतलब है 11 करोड़ जो शेरपाव साहब को दिया है वो भी गलत होगा? नहीं, देखे ना, इसमें मैंने 11 करोड़ की बात नहीं करता हूँ। शेरपाव साहब को जो पैसा दिया गया विद अंडरस्टैंडिंग कि दे विल डिपॉजिट द फ्रंटियर्स डिपॉजिट अबाउट 400 करोड़ विद मेहरान बैंक, उसके अगेंस्ट में मैंने इनको 2% या 1.5% या 1% कमीशन दिया है।
अच्छा, यानी अभी अभी यानी ये है कि जरदारी साहब से, क्योंकि आपकी भी दोस्ती है, मेरी भी सलाम दुआ है, तो हम उनको अब निकाल दें। मैं भी नहीं उनका नाम लूंगा और आप भी नहीं लेंगे नहीं उनका भाई, नाम। मेरी अच्छा, जान नहीं, में हम नहीं। नहीं, भाई मुझे कोई सेकेंड प्रॉब्लम बात नहीं है, है यहाँ पे डिसिप्लिन की बात है जी। कि वेदर आसिफ अली जरदारी इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, मैं क्यों इसकी फेवर करूंगा। बात तो ये है कि जब नहीं था तो मैं किसी को तो नहीं फंसाऊंगा ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अब इसको अब वेरीफाई कैसे करेंगे? एक तो वो क्लेम है जो आपने कहा कि मैंने टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया, तो उसकी तो रसीदें भी होंगी, नंबर भी होंगे, अकाउंट नंबर भी किसका होंगे। किसका? एक आपने अकाउंट का कहा था कोर्ट में कि मैंने टीटी टीटी की है नवाज शरीफ साहब को। 25 लाख रुपए की जो टीटी की थी वो मैंने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के नाम पे नहीं थी, ये मैंने किसी XYZ के नाम से भेजी थी टू आवर प्रोविंशियल चीफ मिस्टर आसिफ जमशेद शाह फॉर द ऑनवर्ड पेमेंट टू शहबाज शरीफ। आपके ख्याल में अदालत इसको एविडेंस तस्लीम करेगी? भाई मैंने तो जो मुझे याद था, बेस्ड ऑफ माय नॉलेज, बेस्ड ऑफ माय ऑनेस्टी, मैंने इनको कंफर्म किया है। एग्री करे नहीं करे ये इनकी मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, ये भी है कि आपने ज्वाइन किया अपने करियर में एज ए जूनियर क्लर्क, आपने नौकरी शुरू की और अल्लाह ने इतनी तरक्की दी कि आप एक बैंक के मालिक बन गए। ये जो तरक्की के मनाजिल आपने तय किए, क्या उसमें भी रिश्वतें दी थी जिस तरह बाद में दी है कि वो अपनी मेरिट पे गए ऊपर? सर जी ये मुझे बताएं, मैं दिसंबर 1963 में अपॉइंटमेंट मेरा होता है हबीब बैंक में। हबीब बैंक वाज एट द टाइम विद द सेठियाज जी। और सेठ लोग लुक आफ्टर करते थे। हाँ। जब मैं ये बैंक नेशनलाइज हुआ है अबाउट इन द ईयर 1974 जी, तो उस टाइम पे मैं सीनियर डिप्टी कंट्रोलर बन चुका था। मुझे वो प्रमोशंस मेरे बॉस ने दिए थे और हबीब बैंक के पुराने सेठों ने दिए थे। नहीं, वो सेठों ने कुछ देखा होगा आप में, कोई काबिलियत देखी होगी, तो वरना क्योंकि काबिलियत आपकी यही तो कह रहा होता हूं ना कि आपकी देखा होगा तो यकीन होगा ना। आपने किया हुआ था सिर्फ इंटरमीडिएट और सेठों ने बड़ी अच्छी काबिलियत देखी होगी जो आपको। एक मेरी बात सुन ले, इंटरमीडिएट की आप बात करते हैं, आपको मैं कहूँ कि यहाँ पे इतने आदमियों को, व्यापारियों को निकलवा दिखा दूंगा कि जो मैट्रिक में पास नहीं है। ठीक है, अब मैं यूनुस हबीब साहब सिर्फ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई रिश्ता थोड़ी करना है उनसे कि मुझे उनकी सनदें देखनी है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ एक सवाल। मैं इंटरमीडिएट था, मैं कैसे हो गया? इंटरमीडिएट और ये पढ़ाई लिखाई है ना, वो एक कानूनी तरीके से आदमी को एजुकेशन लेना चाहिए। अगर एजुकेशन ने नहीं लिया है, अपने कैरियर पे डिपेंड करता है, तो आदमी इसी में कामयाबी हासिल करता है। अच्छा, काफी लोगों को ये शक है कि आपके थ्रू इस मुल्क की जितनी नामवर शख्सियात हैं उन पे कीचड़ उछाला जा रहा है और उनको हमेशा के लिए बैन करने की कोशिश की जा रही है। कि ये आप तक भी बात पहुंची होगी, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखें सर, मैं हल्फिया बात करता हूँ। हल्फिया जो भी मैंने नाम लिए हैं, इट इज अ फैक्ट। और मेरे को अभी तक कोई नहीं, ये जो टीवी पे मैं मस्ती मजाक देख रहा हूँ, मगर मेरे पास किसी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है या मुझे रिफ्यूज नहीं किया है कि मैं पैसे नहीं लिए हैं। मैं हल्फिया कहता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, मैं कमज़ोर मुसलमान सही बट मुसलमान हूँ। मेरा तो ये ईमान है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही जो है उन पे अल्लाह ताला की एक पकड़ है। ये मैंने आपको बताऊं ना, हामिद मीर के उसमें इंटरव्यू में मैंने खुद ने कहा है कि ये मैंने इसमें ये कहा था कि बदमाश वहाँ बदमाश, बल्कि हामिद मीर साहब ने मुझे क्लियरिफाई किया कि जहन्नमी होते हैं देने वाला भी और लेने वाला। तो मैंने इस पे ये इनको जरूर कहा था कि अल्लाह मियां मुझे माफ करे, मैंने काफी गुनाह किए हैं। आपने गुनाह किए हैं और ये उनमें से एक गुनाह है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आज से 1-2 साल के बाद मैं एक अपनी ज़ाती डायरी लिखता हूँ और उसको पब्लिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने यूनुस हबीब साहब को 11 करोड़ रुपया रिश्वत दी थी, तो उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं, देखे ना, अगर ये आपने कोई भी आपने दिए हैं किसी को रुपए, तो उसकी अगर या तो रसीद होती है या रसीद नहीं होती है, तो एक कसमनामा होता है जो अल्लाह को हाजिर नाजिर कह रहे। आपके पास रसीदें हैं? आपके पास रसीदें हैं?
रसीदें मेरे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के बिजनेस में कोई रसीदें नहीं होती, ये तो ट्रस्ट होता है। तो अगर मैं भी दूंगा तो मैं उसी टाइप का पैसा दूंगा ना, मैं कोई आपको एलसी खोलने के लिए तो नहीं दूंगा। नहीं तो मैं कब कहता हूँ कि आप मुझे पैसा देंगे? मैं अगर आपके मेरे मीन से मेरे कारोबारी मवासिर हैं, तो मुझे आप कुछ भी तरीके से फाइनेंस करेंगे, चाहे किसी तरह। यूनुस हबीब साहब, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो चाहती है जो कि जी आप सच बोल रहे हैं। किसी तरह उनको यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत है हमारे पास जो हम दिखा सकें? मेरी जान, इस टाइप का कभी ये इस टाइप के अंदर कोई सबूत नहीं होता। राइट यूनुस हबीब साहब, आप बताएं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। अगर आईएसआई ने किसी को भी खर्चा करता है तो इसका सबूत तो कहीं नहीं होता ना। अब ये मुझे पता नहीं है, मैंने उनसे खर्चा पानी लूंगा तो बताऊंगा, तो उसका भी सबूत क्योंकि मैंने तो अभी तक उनसे खर्चा पानी लिया नहीं है, गाड़ी ली नहीं। जब लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको दें तो ले लो, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा ताकि 11 साल के बाद कोई सामने बैठ के कोर्ट में मेरा भी नाम ले रहा हो। घूमे फिरे अभी घूम ले फिर रहे, बाद में माफी मांग लेंगे हम। थैंक यू यूनुस हबीब साहब, हमारे पास आने का शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले इकराम सहगल साहब, आपने भी सुनी, निहाल हाशमी साहब आपने भी पूरी बात सुनी, आपने भी सुनी। मैं एक ब्रेक से आऊँगा तो आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है, और वो सवाल क्या है ब्रेक के बाद बताऊँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे यूनुस हबीब की। शर्मिला फारूकी, आपको उनकी बातों का यकीन है? देखिए, मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये मेहरान गेट स्कैंडल के बारे में सुन रही हूँ, बल्कि काफ़ी अरसे से, और काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी कि ये पिटिशन के ऊपर फैसला आए। देखिए, एक चीज़ तो हकीकत है ना कि आईजीआई बनी, दूसरी चीज़ ये भी हकीकत है कि आईएसआई का पॉलिटिकल विंग है, तीसरी हकीकत ये भी है कि आप लोगों ने खत्म कराया नहीं। देखिए, या तो आप लोग कहें कि हमने खत्म नहीं कराया। पूरी बात सुने ना लुकमान, पूरी बात सुने। एक्टिव है नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन देखिए ना, आईजीआई बनी, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स भी बनी, क्यू लीग भी बनी, मतलब बनी है ये जमातें, और इस तरह नहीं बन गई, हवा में नहीं बन गई है। जाहिर बात है कि हर सियासतदान कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। अभी जो पैसों की बात कर रहे हैं, लेने देने की, टू बी फेयर टू ऑल, मैं ये नहीं कहूँगी वी कांट बी जज एंड जूरी, हम फैसले नहीं सुना सकते, क्योंकि मैटर इज विद द सुप्रीम कोर्ट नाउ। अब इसमें जो मरकजी किरदार है, एक तो यूनुस हबीब है, दूसरा मरकजी किरदार असलम बेग जो उस वक्त की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ही इज़ ऑल्सो देयर। गुलाम ईसा खान जिन्होंने इलेक्शन सेल बनाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर जनरल नसीरुल्लाह बाबर जिन्होंने 1996 के अंदर नेशनल असेंबली में इन बातों का इंकशाफ किया था कि जी इस तरीके से ये पैसे दिए गए, इस्तेमाल हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, ही इज़ ऑल्सो नो मोर। तो अब बाकी जो लोग रह गए हैं, अच्छा फिर जो बेनिफिशरीज हैं, इसमें पीर पगारा साहब का भी नाम आता है, वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं है, जो तोई साहब भी दुनिया में नहीं है। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं उनको टाइमिंग बड़ी अच्छी है वैसे शर्मिला जी, वोंट यू एग्री? टाइमिंग तो हमेशा अच्छी होती है, टाइमिंग हमेशा अच्छी होती है लुकमान साहब, टाइमिंग इज ऑलवेज गुड। और अच्छा बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, बता के नहीं आते। तो अहम चीज ये है, धमकी दे रही है कि राय दे रही है मुझे? ये बताइए मुझे अपना। मैं सॉरी, मैं आपकी बात पे तबसरा कर रही हूँ, आई एम कॉफिंग दीस डेज। ठीक है, देखिए बात ये है कि जो इसमें जो जिन लोगों के ऊपर इल्जाम आया है ना कि पैसे लिए हैं, जाहिर बात है मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उनको बुलाना चाहिए, उनसे भी हल्फिया उनके बयान लेने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक मैंने कहीं सुना है कि आबदा हुसैन साहिबा ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनको पैसे मिले। समवे आई हैवंट हर्ड डायरेक्टली फ्रॉम हर, लेकिन मैंने नहीं टॉक। वो आपकी पार्टी में है आजकल? बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर है। right. बाकी जो लोग हैं, देखिए सीरियस एलिगेशंस तो हैं, दे आर सीरियस एलिगेशंस, और आई थिंक कि अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को उठाया है। वंस एंड फॉर ऑल ये इल्ज़ामात या तो साबित हो जाएं या तो फिर नहीं साबित हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक कंक्लूसिव जजमेंट इसके ऊपर इवेंचुअली आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये 20 साल से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये फिर और अगले 20-25 साल लगते रहेंगे। इकराम साहब, यूनुस हबीब की अपनी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं, टेंटेड हो सकती है, लेकिन उनके क्लेम्स भी उन पे वो भी क्वेश्चनेबल हैं कि हमारे सियासतदान बिल्कुल ही क्लीन है? मुबशर, एक बात मैं पहले करना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी, एंड दैट इज़ दैट हम आईएसआई कर रहे हैं उस वक्त से, ये आईएसआई उस वक्त पैसे नहीं दिए, दिस वाज एन एमआई
ऑपरेशन, और मैं बताता हूँ क्यों। उस ज़माने में ISI के हेड लेफ्टिनेंट जनरल कल्लू थे, जो बेनज़ीर ने अपॉइंट किया था। रिटायर्ड जनरल कल्लू थे। उस वक्त ISI को इससे बिल्कुल बाहर रखा गया, ठीक है। और जितने भी पैसे गए वो चंद ऑफिसर, असद दुरानी MI के चीफ थे उस ज़माने में। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि असद दुरानी उसके बाद ISI में चले गए थे, लेकिन MI के कुछ ऑफिसर और पर्टिकुलरली यहाँ पर बनाए 6 अकाउंट्स खुले, और उस MI के पर्टिकुलरली एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिनके थ्रू जिसने अकाउंट्स ऑपरेट किया और उनने पैसे दिए, ठीक है जी। वो MI के ऑफिसर्स कभी यूनुस हबीब से नहीं मिले, ठीक है जी। कभी भी उनके साथ वास्ता ही नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ ये कि उस ज़माने में आपको पता है यूनुस हबीब वाज क्वाइट अ फिगर एंड ऑल ऑफ अस वर राइटिंग अगेंस्ट हिम। तो मुझे भी एक मैसेज आया कि भाई आप थोड़ा सा इनको ना करें, ख्याल करें, आप क्यों इनको वो करके ज़्यादा कर रहे हैं वगैरह। बट मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक आदमी जो आप छोड़ दें उसकी क्लर्क की और वगैरह वगैरह, बट ही वाज द प्रोविंशियल हेड ऑफ हबीब बैंक। ही लूटेड हबीब बैंक, लूटेड इट, ठीक है। उस लूट करके उसने मेहरान बैंक बनाया, ठीक है ना। तो ही इज अ फ्रॉड। ही वॉज द बिगेस्ट फ्रॉड दैट वॉज डन इन बैंकिंग हिस्ट्री एट दैट टाइम। एक आदमी जो फ्रॉड है, ठीक है, आप उसकी वर्ड आप किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, सेंड अ थीफ टू कैच अ थीफ। ठीक है, आई एग्री विथ यू, आई नो यूर रीडिंग, एंड द पॉइंट इज, मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस मुल्क में बहुत मक है, ठीक है जी, राइट। उस ज़माने में अगर आप कर देंगे, आई मीन देखें इतने इंटरकनेक्शंस थे, आप उसको आप वो नहीं कर सकते। इनका हेड कौन था? सफदर जैदी था, ठीक है। सफदर जैदी was part and parcel of this. Later on, Safdar Zaidi became, in the second Benazir tenure, he became the head of the Pakistan Banking Council. ठीक है। नो, आप किसको जाके पकड़ेंगे, किस लिए? अभी उसको लॉन्च किया गया है या कुछ किया गया है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर ऑल एंड गुड व्हाट इज हैपनिंग इज कि फॉर नथिंग एट ऑल आर इंस्टीट्यूशंस एंड आर इंडिविजुअल्स, पॉलिटिशियंस, वट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर, हर politician, every country, right, he gets money from somewhere, right, for some reason or the other, on one pretext or the other. आप अमेरिका में फंड्स नहीं आते उनके पास, लेकिन लेजिटिमेट है ना। देखिए वो टैक्सेबल है ना। देखिए लेजिटिमेट आप इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इट्स डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। यस, एंड फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट के लिए आपको एक लिमिट है, इंडिविजुअल आप वो देता है $1000 या वट एवर, ही कैन नॉट गिव मोर देन दैट। बट वो एक वो पैक्स जो बोलते हैं, कैंपेन कमिटीज जो होती हैं, दे कैन स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पे जाहिर बात है मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हम ये झूठ है, वो तो अब काफ़ी नहीं रहा। आपके ख्याल में इसके अलावा भी मुस्लिम लीग कुछ करना चाहिए? मुबशर, शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक चले हुए कारतूस हैं यूनुस हबीब साहब, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना भी, मैं समझता हूँ कि ये वक्त यूनुस हबीब की फ्रॉड और डिफ्रॉड की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी लॉन्च किया है उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी से लॉन्च किया है इसे, इस वक्त कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, ये बेमानी चीज़ें। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर लेगा टीटी के ज़रिए 25 लाख और दूसरे जावेद साहब हाशमी को 4 करोड़ दे रहे हैं, ये सब एक अजीब सी लतीफ़ा लग रहा होता है। दूसरी तरफ आप देखें कि वो उन्होंने कहा कि टीटी से भेजा, टीटी तो हर रोज़ एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भेज रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कमिंग इलेक्शन है उसमें अगर किसी को हम एक दूसरे को करप्शन के बुनियाद पे मिलाइन करेंगे तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। हमें आना चाहिए इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे, हमें आवाम को एड्रेस करना चाहिए। प्रॉब्लम एक और है ना हाशमी साहब, मैं आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक और है कि अब यूनुस हबीब से चीज़ निकल गई है। अब उसमें एक फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ और एक फॉर्मर DG ISI या DG MI, जिसमें अपना बट आई मीन 2 डबल अपॉइंटमेंट हो गई है किस्म की, वो लोग भी शामिल हो गए, उनके एफिडेविट्स आ गए, तो अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आपकी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी और कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा वजन है इस वक्त, अगर ना किया तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल हमें उम्मीद रखना चाहिए कि वाइज और बड़ा ऐसा जजमेंट, स्पीकिंग जजमेंट। वेरी क्विकली एक छोटा सा सवाल बिफोर आई टेक अ ब्रेक,
आपके ख्याल में अदलिया बहाल हुई है कि सिर्फ चंद जजेस की नौकरियां बहाल हुई हैं? मेरे ख्याल से अदलिया बहाल हुई है। तो फिर तो इसमें बड़ा को अहम फैसला आने वाला है। इंशाल्लाह ज़रूर आना चाहिए। देखिए, जो फैसले कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो, आपके हमारे लिए और 18 करोड़ लोगों के लिए बेहतर हो, हम उससे दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो फैसले लेके आए इस मुल्क और कौम के लिए। किसी पार्टी के हक में आए या किसी के खिलाफ है, इससे हम रिलेटेड नहीं। फैसला शुड बी not on fact, not on perception, Mubashir. That is the only thing. Problem एक और है, sometimes perception is reality. 9/10 of the law. I agree with you. Sometimes perception is more damaging than reality. And it is the reality itself. लेकिन ना ये reality, अच्छा ये जो आपने कहा ना लॉन्च, मैं इस पे तरह से एक करेक्शन करना चाहूंगी। जब नसरुल्लाह बाबर साहब ने, आपको थोड़ी कहा उन्होंने लॉन्च किया, आपको क्रिटिक हो रही है। वो शुरू में आप भी कह रहे थे ना, उन्होंने नाम ही नहीं लिया आपका। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लॉन्च, ये किसी ने भी इनको लॉन्च नहीं किया है। ये एक लेटर लिखा था अजहर खान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को, सज्जाद, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया उन्होंने पिटीशन को 184(3) के अंदर। अभी जब से चल रही है, जब से 22 साल हो गए, हियरिंग अभी होनी थी, बड़ी अच्छी टाइमिंग है वैसे हियरिंग की। शर्मिला फारूकी, ये तो लोगों ने टॉक शोज पे कह के बोल के चीफ जस्टिस को कह के फिर इमरान खान ने कह के चिट्ठियां, अजहर खान ने चिट्ठियां लिख के कहा कि यूनुस हबीब ने अपनी तीनों बीवियों के नाम पे मुख्तलिफ अकाउंट्स खुलवाए और उनके ऊपर कर्जे लिए करोड़ों रुपए के और रिश्तेदारों के नामों पे भी, और वो अभी तक पे नहीं हुए, उनके मुकदमात अलग चल रहे हैं। उनकी हियरिंग क्यों नहीं हो रही? आप किसी से ऐसे काम करवाएंगे नहीं, तो वो अपना भी तो बेनिफिट लेगा। भाई अदालत नहीं करनी है ना, तो अदालत करे। कौन रोक रहा है अदालतों को? हमने तो जुडिशरी को नहीं कहा कि ये मुकदमा उठाओ, ये ना उठाओ, हम तो कहते हैं सारे उठाओ। हमारी तो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए पैसे दिए, उस पर कौन करा रहा था? सिर्फ चंद मखसूस मुकदमात ना उठाए, सारे। फारूक लगारी आपके सदर थे, फारूक लगारी ने उससे पैसे लिए यूनुस हबीब से, ऑन रिकॉर्ड है। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो पैसे हो गए, ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन वो जमीन फारूक लगारी साहब के रिश्तेदारों के ही नाम पे है, रजी फार्म जो है, और उनकी बहनों के और उनके भाई के नाम पे है, और वो यूनुस हबीब और बैंक के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई। इस पे तो आप लोग चुप हैं। इसमें तो आप बुलाए ना लगारी खानदान, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपके सदर थे उस वक्त। देखिए लगारियों की बातें अब आप मुझसे ना, आपने नॉमिनेट किया उनको सदर के तौर पे। हमने जिन पे एहसान किया उन्होंने हमें डसा, तो अब मैं उनकी नुमाइंदा नहीं हूं। आपको पता नहीं था कि उन्होंने क्या करना है? आपको जमाल लगारी को बुलाना चाहिए था। मैंने अपना शो करना है, मैंने कोई रिटोरिक थोड़ी यहाँ पे सुनने बेकार की बातें। शर्मिला फारूकी है, निहाल हाशमी, इकराम सहगल हैं, और बड़ी ही अजीब सी इन्होंने एक सजेशन दिया कि जमाल लगारी को बुलाएं। हमने सेंसिटिव और संजीदा प्रोग्राम करने होते हैं, अपना नॉन सीरियस लोगों को नहीं ला सकते। बट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप शर्मिला फारूकी की तजावीज़ सुन रहे थे, जो मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। एक छोटी सी बात, इकराम सहगल साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक फ़ौज से भी है, आप रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ या जावेद हाशमी साहब या कोई भी और काबिल एहतराम सियासतदान जिनके नाम आ रहे हैं इसमें, सारे काबिल एहतराम हैं, उनके ऊपर क्योंकि इल्ज़ाम साबित ना हो सके, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट मजबूर हो कि उनको सज़ा ना दे। लेकिन कोर्ट दुरानी साहब के एफिडेविट के बाद किस तरह मजबूर होगी उनको सज़ा ना देने पे? और असलम बेग और दुरानी का कोर्ट मार्शल हो सकता है कि नहीं? देखिए, कोर्ट मार्शल तो नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी प्ली ये होगी कि हम प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पर कर रहे थे, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है जी। And the president but they have sworn to the constitution. But they have sworn to the constitution कि उन्होंने illegal act नहीं करना। देखिए, वो illegal नहीं होते, इसको बोलते हैं unlawful command, which is disobedience. They should have disobeyed this order. They should have not accepted this order because it was not their job to get involved in. आपने टॉम क्रूज की फिल्म देखी है ना, Few Good Men? बिल्कुल, इसी में फाइल लग गया था बंदा। हाँ, it's a disobedience of a lawful command, unlawful command जो उसको disobey करना चाहिए। बट लेकिन अगर वो शुरू कर दें तो आपकी एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। मगर की बात नहीं है, कोर्ट के पास क्या जस्टिफिकेशन रहेगी ये ना करने की? देखें, मियां साहिबान एक तरफ, शेख साहब एक तरफ, हाशमी साहब एक तरफ, ये तो दोनों ने इतराफ किया हुआ ना जुर्म का। जैसे हदूद ऑर्डिनेंस में जो औरत लेके आती है केस वहां पे, तो गवाह नहीं ला सकती, तो अपना तो उसको सजा मिलेगी ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इलीगल एंड अनलॉफुल में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज है। उसको दो तरीके से हम बोलते हैं, इलीगल भी गैर कानूनी है, अनलॉफुल भी गैर कानूनी है। मैं ये समझता हूं जब आप एफिडेविट जब आप ऑन ओथ देते हैं तो आप वो उसको हम पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, और इन दोनों हजरात ने पीस ऑफ एविडेंस अपने हाथ से दिया कि यस एफिडेविट आ गया, यस एडमिसिबल है, एडमिसिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है उन पे।
अगर एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन होता है तो कोर्ट कह देती है, रजिस्ट्रार कह देते हैं कि नहीं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप इसको भी ले जाए। मगर वो वाहिद डॉक्यूमेंट है दोनों जो आ गया है। और मैं समझता हूं कि किसी ने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ब्रीच ऑफ ओथ किया है, तो मैं ऐसे सूरत में समझता हूं कि कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। चलो वेट अ मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक चीज का इल्म नहीं है। मैं आपको एक बार, मैं सॉरी इनको मैं कर दूं क्योंकि आप उसको, एक रिटायर्ड ऑफिसर का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है अंडर द एसओपीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल क्यों जी? ये हो सकता है, बट मुबशर मैं आपसे, देखिए दोनों ऑफिसर मंजे हुए ऑफिसर्स, दे वर गुड प्रोफेशनल सोल्जर्स। ये आप उनसे तो याया खान भी था। नहीं, देखिए याया खान की रेपुटेशन तो बड़ी अच्छी थी, प्रोफेशनल सोल्जर बहुत अच्छी थी, लेकिन व्हाट हैपेंड? ठीक है जी, देखिए लेकिन बात ये है कि मैं आज आपको कहता हूं कि उनकी प्ली क्या होगी। उनकी प्ली नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होगी, जो बार बार वो कह रहे हैं इन कैमरा। वो आपको ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कैमरा के पीछे कि जस्टिस वक़ार चौधरी या कोई भी उनको कन्विक्ट नहीं कर सकता। ये मैं अभी नहीं, ये तो एक मैं देखिए मैं कुछ और देखिए मैं कुछ और कह रहा हूं। सुनिए प्लीज मुबशर, बात ये है कि एक प्रेसिडेंट है, आफ्टर ऑल ही वाज अ ओल्ड ब्यूरोक्रेट, ठीक है जी, पुराना। ही गिव्स एन ऑर्डर, ही गिव्स एन इंस्ट्रक्शन, लॉफुल कमांड, अनलॉफुल कमांड, ठीक है जी। अगर आप बोलते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGMI उसने कमांड किया, उनके सामने कोई ना कुछ बात जरूर होगी, ठीक है, जो अभी वो सामने नहीं लाएंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बोलेंगे, इन कैमरा ले लो, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। जी जी बताइए। मैं बड़े क्लियरली ये कह रहा हूं कि जनाब वो एविडेंस जो वो तोप का गोला निकाल के ले आएंगे जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे पहले चार्ज शीट तो लगेगी कि नहीं लगेगी, दैट इज माय पॉइंट। नहीं लग सकती। नहीं, क्यों शर्मिला जी? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? हाउ डू यू नो व्हाट इज द नेशनल सिक्योरिटी? लगनी क्यों नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये काम किया है, लिमिट्स गए, अनलॉफुल कमांड को ओबे किया है, देन दे आर इक्वली रिस्पांसिबल। निहाल देखिए, ये क्या बात नहीं लगेगी कि वो आके बता देंगे कि नेशनल इंटरेस्ट फला चीज नेशनल इंटरेस्ट थी, जितना भी बुरा कोर्ट विल लेट देम ऑफ। जितना भी बुरा बोले, दे आर मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं। मैं एक सेकंड, मैं यहाँ बैठ के किसी की जात पे नहीं कीचड़ उछाल रहा हूं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक कानून को ये समझना चाह रहा हूं कि बाय देयर ओन एडमिशन दे हैव एग्रीड टू पार्ट ऑफ द क्राइम व्हिच वाज देयर पार्ट। अब अगला जो है ना वो तो पार्ट, अच्छा उसने भी कर लिया। ऐसे मैं क्लियर कर दूं। एक मिनट आपके लिए नहीं हाशमी साहब, एक सेकंड सॉरी, मैं ये क्लियर कर दूं आपको, फिर आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा हमने यूनुस हबीब को पैसे दिए, एक मिनट, यूनुस हबीब ने कहा हाँ मुझे पैसे मिले और मैंने आगे पैसे दिए, तो वो उनका एक्शन तो पूरा कंप्लीट है। अब आगे सियासतदानों को मिला नहीं, वो तो बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, आफ्टर दिस पिटीशन जो उसमें मजीद डॉक्यूमेंट हुई, जो एग्जिबिट हुई है, वो 3 डॉक्यूमेंट है। एक असलम बेग साहब ने रिसेंटली दिया और सबसे पहले असद दुरानी साहब ने दिया था। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑन ओथ लोगों ने एफिडेविट्स अपने दिए। एफिडेविट्स को हम एविडेंस के तौर पे लेते हैं। इट इज एक आदमी अगर कह रहा है ऑन ओथ तो उससे एडमिसिबिलिटी है उसकी। दैट इज हमारे साथ है निहाल हाशमी, हमारे साथ है इकराम सहगल, हमारे साथ हैं, और इस वक्त असद दुरानी साहब को मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में मानने की क्या जरूरत थी, ना मानता तो क्या होता। बट विल कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे निहाल हाशमी, इकराम सहगल और शर्मिला फारूकी की। कुछ जर्नलिस्टों के भी नाम आए हैं, तो इकराम साहब को अकेले तो नहीं खा लिया, हमसे बंदर बांट तो आपने की नहीं है कुछ। जनाब अगर नाम आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ तो पैसे मिलेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन मैं आपको एक बात करता हूँ, बात आपने बड़ी अच्छी की है। जो जर्नलिस्ट ने लिए पैसे उस जमाने में, उनके नाम जरूर आने चाहिए। एक अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब का तो आ गया है जी, उनका तो आया है जरूर, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे, ये हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी कि जो भी जर्नलिस्ट पेरोल पर रहा है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की, उसका नाम जरूर आना चाहिए। क्योंकि जी बिकॉज ये होता है कि सहगल साहब अपनी मासूमियत से बात कर रहे हैं, अभी नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आए उनका नाम ओपन करते थे। अब देखिए ना, फिर बात आ जाती है यूनुस हबीब वाली, नेशनल इंटरेस्ट की। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट की नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बात आती है। लेट्स डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। आपके पास एविडेंस कौन छोड़ेगा? एविडेंस कौन छोड़ेगा? एविडेंस आपको तब नजर आएगा उसकी लाइफस्टाइल से। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। मेरी पे बड़ी अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, तो इसका मतलब है कि मैं अपना पैसे ले रहा हूं किसी से? नहीं, एक्सक्यूज मी, आपकी पे ठीक है, लेकिन एक महदूद है ना, आफ्टर ऑल
आप इतना चीजें खरीदेंगे ना अपनी सैलरी से, फार्म हाउस तो नहीं बनेगा 20 करोड़ का। 20 करोड़ का फार्म हाउस तो नहीं बन जाएगा, जो कि बने हैं बनीगाला में। बट एनीवे मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अब जिम्मेदारी बनती है कि जो 19 साल से 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान के एक बैंक से निकाला गया और आज तक उसके अकाउंट में नहीं पता चला कि वो किस अकाउंट से निकाला गया, क्यों निकाला गया, किन लोगों ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट को उन सारे लोगों को बुलाना चाहिए जो बैंक के जिम्मेदार थे, सीबीआर को बुलाना चाहिए, स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, इन सारों को बुलाया जाए, जितने भी रहे इतनी देर में, और देखें कि उनके पास आंखें थी कि नहीं थे, अंधे थे, चश्मा लगाए, क्योंकि सारे तो नहीं मरे, सारे तो नहीं मरे। और सबसे पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि एक बैंक से 1.5 अरब रुपए, उस जमाने में 150 करोड़ आप निकालते हैं और वो आज तक पता नहीं है कि किस अकाउंट में गए, बबल अकाउंट है, वो बबल अकाउंट है, क्या है। तो सबसे पहले तो एफबीआर की और अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि ये जरा जाके इंक्वायर करें कि क्यों गया, कहां गया और किन किन से खुफिया अकाउंट। फिर क्या होगा, फिर जरदारी साहब ने भी ले लिया, नैब भी नहीं गया आज तक नैब ने नहीं लिया। देखिए गन तो उछल गया सब पे, जो भी है। अब आप इसको माने या ना माने, कोई इसमें कन्विक्ट होता है नहीं होता, क्या फैसला आता है आई कैन नॉट से। लेकिन बात ये ना कि सियासतदान पहले ही बदनाम था, उसके बाद और मट्टी पलीद हो गई उसकी रेपुटेशन की। मैं बताता हूं यहाँ पर क्यों नहीं, शर्मिला सिर्फ सियासतदान बदनाम नहीं, मगर एक लेकिन चीज बहुत जबरदस्त ये जो बात आपकी स्टेट की मशीनरीज की फेलियर है। देखिए 20 साल में फेलियर इतनी बड़ी है, हमेशा से नहीं, इसके अंदर भी जो पैसे गए हैं माफियों को, अच्छा ना ही किसी जर्नलिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, सर कराची बार का भी नाम आया है, इसमें नाम नहीं लिया है। किसी जर्नलिस्ट ने ये नहीं कहा कि जनाब ये 150 करोड़ रुपया 20 साल से कौमी बैंक से इधर से उधर हो गया, उस पर कोई तहकीकाती रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। अच्छा, वैसे एक मेरा आपसे छोटा सा सवाल, इकराम साहब सॉरी, ये हम कोई कमरे में थोड़ी बैठे हैं कि अपनी मर्जी से बातें कर दें, मुझे सवाल पूछ दें। यानी आपको लगता है कि इसका वही हशर होना है इस केस का जो स्विस केसेस का हुआ है, यानी उनका भी कुछ हमें पल्लू नहीं मिलना था, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसका रिजल्ट वो होगा जो कराची सुमोटो केस के ऊपर है, कोई कंक्लूसिव जजमेंट नहीं आया, सबके बयान आए, उसमें एक बन के और इनकॉर्पोरेट किया उस जजमेंट में, वो आ गया। आई डोंट थिंक चौधरी साहब और अदलिया फंस जाएगी साइकिल साहब। नहीं, आई थिंक अगर आप एक तरफ से देखें तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज ऑन ट्रायल, ठीक है जी, बिकॉज इतनी एक अहम केस है और इसके अंदर इतनी एविडेंस मरकी है और इतने जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इट विल हैव टू गो थ्रू अ माइनफील्ड राइट टू कम आउट क्लीन, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी चीजें सामने आएंगी, कुछ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर बोलेंगे ठीक है खोलें आप, अगर जनरल असलम बेग और सदुरानी इंसिस्ट करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर हमारे क्लियरेंस के लिए आप, लेकिन एजाजुल हक तो डायरेक्टली नाम लेते हैं असलम बेग वगैरह का, जनरल ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश में भी उसका भी केस नहीं खुलने दिया आज तक। अब जी यू नो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत होती नहीं, मेरा मतलब है वो तो डायरेक्ट फैमिली है ना जी। हाँ जी, वो लोग तो नहीं है। देखिए एजाजुल हक इज डायरेक्टली अफेक्टेड एंड आई वन कैन अंडरस्टैंड हिज एंगर। अच्छा, हो क्या रहा है बड़ी कैटेगोरिकली। कल भी मैं टीवी पे सुन रहा था, मसलन हवाला दिया जा रहा था एक तज्जिया निगार की तरफ से कि जी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम आया था टाइम में रिचेस्ट जनरल्स ऑफ पाकिस्तान के, उसमें टाइम का वो शुमारा कौन सा है? मैं भी तो देखूं, आज तक वो टाइम मैं भी तो देखूं ना, मैंने नहीं देखा है, बहुत पुराना था ये पाकिस्तान में एक गपशप रही है, गसप रही है कि अब अख्तर, अच्छा गपशप में हम जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दें, बेइज्जती कर दें, जो चाहे कोई भी खड़ा होकर के। आपने बहुत अच्छी बात की कि वो कल को कोई कह दे कि 11 करोड़ रुपया मैंने मुबश्शिर लुकमान को दिए, कोई भी आदमी कहीं से भी। मगर एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो वंस फॉर ऑल कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये बनता है, पूरी पीएमएलएन को हर वो बात जो मैं उनके फेवर में करता हूं बड़ी अच्छी लगती है। पूरी देखिए, पूरी कौम का एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पर और कौम देख रही है कि जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जैसा मैंने कहा 1.5 अरब रुपया इस मुल्क का चोरी हो चुका था, जिसने जैसे जैसे अकाउंट से लाया उसे दिखाएं, उसको साफ करें, और फिर आइंदा के लिए अगर कोई एलिगेशन लगाते हो तो उसके लिए भी कोई ऐसी चीजें बना दे, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कोई वन फाइन मॉर्निंग खड़ा होकर के कैंपेन शुरू ना कर दे किसी XYZ कोई भी पॉलिटिशियन। इसके बाद क्या चीज लीक होने लगी है? वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। आप लोगों ने तैयारी कर ली है? अच्छा बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, बता के नहीं आता। वो तो आया हुआ है, आपकी हुकूमत है, हमारे पास सबको पता है कि वो कौन सा वक्त आया है। लेकिन सीरियसली, देखिए, डू यू थिंक एवरीबॉडी इज एज गिल्टी एज यूनुस हबीब इज पुटिंग इट?
देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुबशर, क्योंकि मैं किसी पे बगैर एविडेंस के इल्ज़ाम पे मैं उसके ऊपर जजमेंट, आई डोंट बी जजमेंटल ऑन एनीबॉडी। यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, पीर साहब पगाड़ा का नाम आ रहा है, हमारे लिए बहुत मोहतरम थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहा जाता है कि इम्तियाज शेख के थ्रू उन्होंने पैसे लिए। देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है। जो भी एविडेंस आनी है वो सुप्रीम कोर्ट में आनी है, फैसला लेट द जजेस डू द डिसीजन। फिर एक और चीज़ है, एक FIA की भी रिपोर्ट है 1994 की, आप ही के चैनल पे आज चल रही थी, जिसके अंदर तो बड़े बड़े और इंकशाफ भी हुए हुए हैं। वो तो 35 लाख की बात नहीं करते, वो 20 करोड़ की बात करते हैं कि जी उनको दिए गए और किस तरीके से दिए गए। फिर लोन्स की सूरत में लोगों को दिए गए बगैर किसी कोलैटरल के, बगैर किसी गारंटी के। तो लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, और बड़े बड़े सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो कायद हैं, उनकी बातें देखिए ना। पीर पगारा साहब के नाम लिया जा रहा है, जो तोई का नाम लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है, बड़े बड़े नाम है, दे हैड पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और इसमें देखिए, अगर एक कंक्लूसिव फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, अगर जो एविडेंस आ जाती है, जो एफिडेविट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे आ जाती है कि जी ये गिल्टी है, ये तो ये तो पूरी पॉलिटिकल सीन वाइप ऑफ हो जाएगा। अगर पे रहती है। बट शर्मिला फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निहाल हाशमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इकराम सहगल आपका भी। एक वन क्विक क्वेश्चन, यस और नो, इस पूरे केस से मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल हो गया। आई सेड इट, यस। यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट। इफ्तिखार चौधरी साहब को एडवाइस देना चाहेंगे? गो वेरी इजी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि यूनुस हबीब केस जो है, इसमें सिर्फ दो बातें साबित हुई हैं। यह है कि इस मुल्क में बड़े बड़ों की पगड़ियां तो ज़रूर उछल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के अपने एफिडेविट से यह साबित हो गया कि वो कम अज़ कम जुर्म का हिस्सा थे, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर कराची टारगेट किलिंग्स के ऊपर जो सुओ मोटो लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, अगर उसी तरह का एक जजमेंट आनी है कि ना इधर ना उधर, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत के ऊपर भी लोगों ने उंगलियां और सवालिया निशानात उठाने शुरू कर देने हैं। इस केस को पाकिस्तानी पूरी आवाम जो है वो हतमी कंक्लूजन तक देखना चाहती है कि फाइनली क्या होता है, और अगर इसमें जो जो जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।